आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी आज रीड लेवल 1 का मैथ्स का सेकंड लेक्चर लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के समूह और भारतीय मुद्रा। संख्या के समूह में हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये सभी डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या इनसे बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में भारतीय मुद्रा हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आती है संख्याएं। संख्याओं में देखो, संख्याओं में संख्याएं क्या होती हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके, पहले वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आता है कि कुछ संख्याओं का समूह बना दिया गया है और उस संख्याओं के जो समूह है, पहले हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने इंडिविजुअल एक एक संख्याओं को पढ़ा था और उनकी कैलकुलेशन पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा आता है कि संख्याओं का कुछ समूह बना दिया गया है और उस समूह को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि इस समूह का ये नाम है। तो वो हम संख्याओं का जो समुच्चय है, समूह है, ग्रुप है, आज हम उसको पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर किस संख्या को, के समूह को क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इस समूह में आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हम नॉर्मली गिनती में काम में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारे पास कोई भी चीज रखी है और अगर हमें उसे काउंट करनी है, हमें उसकी गिनती करनी है कि वो चीजें कितनी रखी है, तो हम कैसे काउंटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते 0 1 2 3 4, नहीं, जीरो को हम कभी इंक्लूड नहीं करते जब भी किसी कोई काउंटिंग करते हैं, हम किसी चीज की गिनती करते हैं। इसीलिए प्राकृत संख्याओं के अंदर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स आते हैं उन सभी का जो एक समूह बनता है उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। उसको हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और दूसरी एक चीज ये भी है कि उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट लगाया मैंने। ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारी मैथ्स में 3 टाइप के ब्रैकेट्स डिफाइन किए गए हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में आता है मंझला ब्रैकेट और फिर उसके बाद में आता है बड़ा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट और फिर ये लार्ज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो जब भी अगर आपके पास कैलकुलेशन दी हुई है और अगर आपको सोल्व करना है, कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सबसे पहले जो हम सोल्व करते हैं वो छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है इसको सोल्व करते हैं। सेकेंड टाइम पे जो मंझला ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं और थर्ड पे जो बड़ा ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। तो आप लोग एक चीज याद रखना कि जब हम किसी समुच्चय को दर्शाते हैं, किसी समूह को दर्शाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, मंझला ब्रैकेट यूज में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगाया है हमने। अब आती है प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। गिनने के लिए 1 से लेके आगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक करते हैं। इसीलिए मैंने किया 1 2 3 4। उसके बाद में मैंने बिंदी लगा दी, पॉइंट लगा दिए। इसका मतलब है आगे इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज है, बिकॉज काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को आप कौन से लेटर से, कौन से अल्फाबेटिक लेटर से आप दर्शाते हो? तो हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये आपको याद रखनी है। इसमें हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। बस इतना ही याद रखना है आपको प्राकृतिक संख्या में, इससे ज्यादा नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, उसको हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें जीरो ऐड कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह था उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं, तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। बस इतना ही। और पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स भी बोलते हैं, होल नंबर्स भी बोलते हैं। यस, ये होल नंबर्स भी हम पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि डब्ल्यू को हम, पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं इसको। देखो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इसको हम पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे और उसके बाद में इसके लिए जो समूह बनाएंगे, मंझला ब्रैकेट लगाया हमने। ओके, अब इसमें प्राकृतिक संख्याओं में तो हमने कितना लिया?
1 से लेके इनफाइनाइट तक आई और इसमें 0 भी आ गया। ये हो गया। अब जो नया समूह बना है, अब जो नया समूह बना उस समूह में क्या आ गया, 0 भी इंक्लूड हुआ है और उस समूह को हमने नाम दिया है पूर्ण संख्याएं, जिसको हमने डिनोट किया है W से। आपको ये याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं? हाँ, यस, सभी प्राकृत संख्या, बिकॉज प्राकृत संख्याओं में तो हमारे पास ये वाली संख्या आती है और ये सभी तो पूर्ण संख्या के अंदर है। इसीलिए अगर आपसे पूछता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ है। अगर कोई पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आ जाता है। तो क्या 0 पूर्ण संख्या, 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रू और फॉल्स में, कि आप बताओ इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, अगर उसमें अगर आते हैं तो आप एक बार ध्यान से पढ़ना कहाँ पे हाँ बोलना है और कहाँ पे ना बोलना है। एक बार उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रत्येक, हाँ, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनके आधार पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है पूर्ण संख्याओं के गुण। जैसे हर किसी के गुण होते हैं, हर इंसान में भी कुछ अलग अलग गुण होते हैं, वैसे ही इनका जो समूह दिया हुआ है, इन समूह के भी कुछ गुण डिफाइन किए गए, कुछ गुण बताए गए हैं कि इस समूह में ये गुण है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन गुण को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। ओके, एक्चुअली परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसी टाइम पे मैं आपको ये चीज बता दूंगी और आपको क्लियर भी हो जाएगी। तो एक बार ये वाला पॉइंट छोड़ते हैं क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? यस, ठीक है, यस, इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है, बट 0 हमारा प्राकृत संख्या में नहीं आता, तो इसका आंसर हो गया नो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? इनफाइनाइट, क्योंकि सबसे बड़ी का तो हमें पता नहीं है, हमारी संख्या तो अनंत तक चलती है, इसलिए वो कौन सी है? अनंत तक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को हमने किससे डिनोट किया? कैपिटल W से। अब हमारे पास आएंगे पूर्णांक संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्याएं जो थी उसको हमने क्या किया? 0 से आगे वाला समूह बना। पूर्ण संख्याओं को हमने 0 को इंक्लूड कर दिया। और अब पूर्ण के आगे लगा पूर्णांक संख्याओं में हम क्या करेंगे? नेगेटिव वाली संख्या भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। जैसे देखो, अगर आपके पास कोई भी स्केल है, मान लो ये आपका x एक्सेस है, मान लो ये आपका x एक्सेस है, मान लो ये आपका x एक्स है, ये y एक्स है, ठीक है, और ये आपका x एक्स। ओके, यहाँ पे अगर आपका 0 आता है तो इस साइड में, राइट साइड में हमेशा कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इसके लेफ्ट में हमेशा कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही आते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ ये वाली संख्याएं हो, अगर सिर्फ इनका हम एक समूह बनाते हैं, तो वो कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। लेकिन अगर इन संख्याओं में मैंने 0 भी इंक्लूड कर लिया, अगर इन संख्याओं में मैंने 0 भी इंक्लूड कर लिया, तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। आई थिंक ये वाला कलर आपको दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर चूज करती हूँ, मैं व्हाइट ले लेती हूँ। अगर हमने इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया, जो हमारी प्राकृत संख्या थी, इसमें मैंने क्या किया? 0 भी इंक्लूड कर दिया। अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ओके, अब आता है थर्ड। अब आता है हमारा थर्ड में क्या होता है कि हम क्या करेंगे? ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, अब ये बच गया, तो हम एक काम करते हैं, इन सभी को एक साथ ले लेते हैं। भाई सभी को ले लें अभी, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव संख्याएं भी आ गई,
नेगेटिव संख्या भी आ गई और जीरो भी आ गया, तो वो हमारा क्या हो, पूर्णांक, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो आप लोग याद रखना, पहले आपको प्राकृत संख्या याद करनी है, फिर पूर्ण संख्या और फिर पूर्णांक संख्या। प्राकृत को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण को हम डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये आ गया। अब क्या बोलता है, एक नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे थ्योरी भी दी है, थ्योरी लिखी है, जिससे अगर कुछ स्टूडेंट को थ्योरी भी पढ़नी होती है तो वो एक बार यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी भी यहाँ पे दी है, उसको जूम आउट भी कर दिया कि अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहो तो आप साथ में थ्योरी भी, या पॉज करके थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया। और मैंने फिर मंजिला ब्रैकेट में पहले इधर भी इनफाइनाइट लगा दिया, पॉइंट लगा दिए, बिकॉज नेगेटिव संख्या है वो भी तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो इधर लगा दिए, फिर माइनस वाली संख्याएं लिखी हैं, फिर जीरो पे और फिर ये प्लस वाले, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इधर भी पॉइंट्स आ जाएंगे और इधर भी डॉट 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 आ जाएंगी, और ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में आता है, एक स्टेटमेंट दिया है, तो जस्ट आप लोगों को ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट और कुछ नहीं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, और फिर भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा, अभी पूर्णांक ही चल रहा है, अभी पूर्णांक हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा पूर्णांक ही चल रहा है। ओ शिट, अभी हम पूर्णांक ही डिस्कस कर रहे हैं, पूर्णांक का ये वाला। देखो, पूर्णांक के हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे कुछ जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग समूह को अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो काफी बार जैसे ठीक है, पूर्णांक संख्या हमें पता है कि जेड्स हो गई है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के भी सब डिवीजन करेंगे, अगर उसका भी हम डिवीजन करते हैं तो उसके अंदर भी और भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो वो वाले ग्रुप भी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो इनका जो ग्रुप होता है ना, वो इनका जो नाम होता है, ग्रुप का जो नेम होता है, वो नेम ही उसको रिफ्लेक्ट करता है कि उसके अंदर क्या होगा। तो अगर आपको कभी मान लो पता भी नहीं है कि आंसर क्या है, तो फिर भी अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हो, तो एक बार उसका जो नेम दिया हुआ है, उस नेम को एक बार पढ़ के उसका मीनिंग निकालो, उसके मीनिंग को समझो, और उसके बाद में उसके बेस पे आप तुक्का लगाओ, तो आई थिंक वो ज्यादा हेल्प करेगा आपकी, और वो सही होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां पे। तो जैसे अब यहाँ पे हम उनके नेम से ही देखेंगे, नेम से देखना, इसका नेम काफी कुछ डिफाइन कर रहा है। देखो, जैसे यहाँ पे है धनात्मक पूर्णांक, है ना, कि पूर्णांक है, इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, और जीरो भी आ सकता है। पूर्णांक का मतलब यही होता है कि नेगेटिव संख्याएं भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, और जीरो भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसका मतलब है कि पूर्णांक के अंदर जो संख्याएं धनात्मक हैं, पूर्णांक के अंदर जो संख्याएं धनात्मक हैं, सिर्फ हम उसी को लेंगे। तो पूर्णांक के अंदर धनात्मक तो सिर्फ यही वाली होती है। क्यों? क्योंकि इधर तो जीरो होता है, इधर तो हमारा जीरो होता है, और फिर माइनस वाले नंबर्स आ जाते हैं, -1, -2, फिर इनफाइनाइट तक चलता है, और इधर क्या होती है 1 2 3, और फिर 1 2 3, और फिर इनफाइनाइट तक चलता है। तो हम अगर धनात्मक पूर्णांक पूछें तो हम कौन सा समूह बनेगा, सिर्फ यही समूह बनेगा जो कि हमारी पूर्ण संख्याओं का बनता है। लेकिन जैसे पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। लेकिन अगर हमसे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूछते हैं तो समुच्चय तो वही बनेगा 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक, समुच्चय तो वही बनेगा। लेकिन हम इसको परिभाषित किससे करेंगे, हम इसको परिभाषित जो करेंगे वो जेड के ऊपर प्लस लगा के करेंगे। अगर आपने डब्ल्यू से परिभाषित कर दिया तो आप धनात्मक पूर्णांक नहीं बता रहे हो, आप इसकी क्या बता रहे हो, पूर्ण समुच्चय बता रहे हो, पूर्ण नंबर कौन से हैं वो बता रहे हो। तो ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। धनात्मक लेना तो इसके ऊपर जस्ट प्लस लगाया, और फिर ये समुच्चय तो आप निकाल ही लोगे, निकल गया। तो आई थिंक ये वाला हो गया आपका। नेक्स्ट आता है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक है तो हम जेड से डिनोट करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम जेड के ऊपर माइनस लगाएंगे,
अब ये बोला जैसे हमने धनात्मक पूर्णांक निकाले कि इसमें जो सिर्फ जो धनात्मक संख्याएं हैं उसका समुच्चय बना दो। तो हमने इसमें जो धनात्मक संख्याएं थी, जीरो को तो नहीं बनाना है, सिर्फ क्योंकि जीरो कोई प्लस और माइनस नहीं होता है, राइट। तो ये जो संख्याएं थी मैंने इसका एक समुच्चय बना दिया और इसको बोल दिया धनात्मक पूर्णांक। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट आता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें तो सिर्फ नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं, जो ये वाली संख्याएं हैं, नेगेटिव वाली ये वाली संख्याएं, सिर्फ इनका समुच्चय बनेगा। -1, -2, -3, -4, -5, ये वाला समुच्चय बनेगा। ओके, लेकिन हम इसको डिनोट किससे करेंगे, किससे लिखेंगे हम इसको, z की पावर माइनस, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक है और पूर्णांक। ऋणात्मक के लिए माइनस लगा है, पूर्णांक के लिए मैंने z लगाया। ओके, आई थिंक आप इसमें गलती नहीं करोगे और मत करना। अब आता है हमारा अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है, देखो एक हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप हमेशा इसके नाम से समझने की कोशिश किया करो इसे। इसने बोला है अऋणात्मक पूर्णांक। ओके, मतलब अऋणात्मक मतलब उसमें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए बट पूर्णांक होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है अऋणात्मक, तो सिर्फ जो ऋणात्मक वाली संख्या सिर्फ वो नहीं होंगी, इसमें जीरो भी आएगा, क्योंकि इसने बोला अऋणात्मक। तो इसमें जब भी अऋणात्मक की बात करता तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं वो नहीं देंगे, बाकी हम जीरो भी आएगा इसमें। इसलिए इसको किससे परिभाषित करते हैं कि z के ऊपर मैंने प्लस लगाया, z के ऊपर प्लस लगाया तो कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 वाली, लेकिन हम जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अऋणात्मक पूर्णांक में जीरो भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो का अलग से समूह बना दिया और बीच में लगाया u। ये एक सिंबल होता है, ये u नहीं है, ये एक सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी दो समूह के बीच में या दो चीजों के बीच में अगर u आ जाता है, उसका मतलब होता है कि ये दोनों इंक्लूड है, दोनों अंदर हैं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हैं, मतलब z प्लस जीरो मीन्स इसमें जीरो भी एडेड है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज, ठीक है। लेकिन अऋणात्मक पूर्णांक को हम हमेशा परिभाषित कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं z प्लस फिर u और फिर मंजिला ब्रैकेट में हमने इसको जीरो भी लिख दिया है। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा लेवल भी हाई करता है, तो मैं भी पूछे जाने के चांसेस हैं। अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है अधनात्मक पूर्णांक। अब क्या आता है अधनात्मक, अधनात्मक में क्या हो गया, सिर्फ धनात्मक वाली संख्याएं नहीं आनी चाहिए इसमें, पूर्णांक में जो धनात्मक वाली संख्या है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि पूर्णांक में धनात्मक वाली चीजें मत दो, तो धनात्मक वाली मत दो, उसके बाद में जीरो तो इसमें भी इंक्लूड होगा, तो इसीलिए इसमें भी क्या करेंगे, u मतलब दोनों आ रही है, u का मतलब क्या हुआ कि दोनों आ रही है, राइट। u का मतलब हुआ कि ये भी है और ये भी है, हाँ। तो अधनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, जीरो वाली प्लस वाली नहीं आएंगी, माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी और जीरो वाली संख्याएं भी आएंगी। तो ये हो गया हमारा अधनात्मक पूर्णांक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है और आप अगर एग्जाम में आते हैं तो इसको गलत नहीं करोगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं हुआ है तो आप इसको एक दो तीन बार रिपीट करके देख सकते हो, बट अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो प्लीज गलत मत करना। अब नेक्स्ट आता है वही जो पूर्णांक है उसी का कंटिन्यू करते हैं हम, उसी का थोड़ा रह गया। अब देखो, अब कुछ पूछे हैं, अब एक समूह है उसको हम अशून्य पूर्णांक भी बोलते हैं। अशून्य पूर्णांक मतलब उसमें शून्य नहीं, देखो इसके नाम से आ रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, अशून्य मतलब उसमें शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य पूर्णांक। तो अशून्य पूर्णांक में हम क्या करेंगे, प्लस वाला +1 भी आएगा, -1 भी। देखो 1 से पहले मैंने क्या किया, +1 लगाया। अगर मैंने 1 से पहले मैंने प्लस भी लगाया और माइनस भी लगाया, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे +1 भी है और -1 भी है। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे दोनों एक साथ साइन लगा के भी लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये दो संख्याएं हो गई, +1 भी और -1 भी। 2 से पहले भी मैंने प्लस लगाया और माइनस लगाया, इसका मतलब है +2 भी और -2 भी। तो अशून्य पूर्णांक में क्या आता है, सिर्फ शून्य नहीं आएगा, बाकी पूर्णांक में जितने नंबर आते हैं सारे पॉजिटिव वाले, सारे नेगेटिव वाले, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 0 तो आएगा नहीं इसमें, राइट, बिकॉज शून्य है तो 0 तो आएगा नहीं इसमें, -1 और फिर +1, 1, 2, 3, 4 और फिर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। अगर ये वाला आप समुच्चय बनाते हो, ये वाला जो समुच्चय बनाते हो, ये समुच्चय भी किसका बनेगा, अशून्य पूर्णांक का मिलेगा, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Z0 से। ये आपको याद रखना है कि अशून्य पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे परिभाषित करते हैं, Z0 से। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा ये वाला समपूर्णांक। समपूर्णांक, अब इसने ये बोला समपूर्णांक, देखो इसके भी नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि समपूर्णांक आना चाहिए, मतलब जो सम संख्याएं हैं वो आनी चाहिए, वो चाहे प्लस हो, 0 हो, माइनस हो, कुछ भी हो, लेकिन सम संख्याएं आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड होती हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वही होती है हमारी सम संख्याएं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समपूर्णांक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब 0 का एक बार ध्यान रख लेना कि कहाँ कहाँ पे इंक्लूड करना है। जब तक 0 को ना बोलेंगे हटाने के लिए तब तक मत हटाओ उसको। अगर कहीं पे भी पूर्णांक आ रहा है और अगर ये 0 को हटाने के लिए नहीं बोल रहा है, इसके नाम में भी कहीं डिफाइन नहीं है कि आप 0 को हटाओ, तब आप 0 को इंक्लूड करके रखो, उसमें मिला के रखो, 0 को हटाओ मत। जब ये बोलता है हटाने के लिए आप तभी हटाओ उसको। तो यहाँ पे बोला सम पूर्णांक, मतलब जो सम नंबर्स हैं उनको 2 से डिवाइड करना। सम पूर्णांक जो है उनको बताओ। तो सम अपन को पता है कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब वो वाली संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, वही तो हमारी सम संख्या, सम पूर्णांक होते हैं। तो ये माइनस वाली भी आएंगी और ये प्लस वाली भी आएंगी। तो ये आ गई सम संख्याएं क्या होती है, हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, उससे आपका ये वाला और क्लियर हो जाएगा। अब आता है, हाँ हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, इवन, बिकॉज सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन। इवन मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, इवन की स्पेलिंग जो है वो ई से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए सम पूर्णांक को हमने कैपिटल ई से लिखा है। आगे आता है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक को हम किससे डिनोट करेंगे, विषम को बोलते हैं हम ओड, ठीक है, ओड इंटीजर्स। तो इसीलिए इसका जो स्पेलिंग है वो 0 से स्टार्ट, ओ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको डिनोट भी किससे करते हैं, ओ से, विषम पूर्णांक को। इसमें क्या आएंगे, सिर्फ विषम संख्याएं आएंगी, ठीक है। इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 को हम हमेशा सम में इंक्लूड करते हैं, विषम में नहीं करते हैं, तो इसीलिए विषम में 0 नहीं आएगा। विषम में कौन कौन सी आएंगे, 1, 5, 3 भी आना चाहिए, यस 3 भी आएगा, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3। जो संख्याएं सम नहीं है वो सभी विषम है, जो संख्याएं सम नहीं है वो सभी विषम है। अगर आपको सम पता है कि सम कौन सी होती है तो विषम जो बाकी की बच गई वो सभी विषम होती हैं, तो आप लिख दो। तो जैसे यहाँ पे 1 नहीं आया था, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया था, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया तो 5 आ गया। मतलब जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें विषम पूर्णांक में आ जाएगा। इसको हम विषम पूर्णांक को हम ओ से लिखेंगे, सम पूर्णांक को हम ई से लिखेंगे, कैपिटल ई से। सभी कैपिटल आएंगे, कोई भी स्मॉल एबीसीडी का अल्फाबेट नहीं आएगा, सारे के सारे यहाँ पे कैपिटल ही आएंगे। बड़ी एबीसीडी के आएंगे, छोटी एबीसीडी का कोई नहीं आता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ओ यस ये आ गया, पूर्ववर्ती एंड परवर्ती। अब आता है हमारा पूर्ववर्ती एंड परवर्ती। जैसे हमने ये वाला जो वर्ड है ये आपने पहले सुना होगा इसी एक स्लाइड में, हाँ, जहां पे हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे वहां पे हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती का कुछ डिस्कशन हुआ था, तो हमने बोला कि हम आगे पढ़ेंगे। ये आता है पूर्ववर्ती। देखो इसके भी नाम से, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जैसे आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ उसको। यस, देखो इनके भी नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे है पूर्ववर्ती, पूर्व, ठीक है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। एक याद हो गया, दूसरा आपको अपने आप। जब भी जो चीज जोड़ी में आती है ना, युग्म में आती है, पेयर में आती है, उसमें ऐसा ही होता है, अगर आपने एक को याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे सम विषम, ये भी पेयर में है। जो संख्याएं सम नहीं है वो सारी की सारी विषम है। वैसे ही इसमें होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। जो पूर्ववर्ती नहीं होंगी वो मतलब पूर्ववर्ती का जस्ट अपोजिट जो होता है वो परवर्ती होता है, ठीक है। आरोही,
अवरोही, एक दूसरे से अपोजिट ही होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। पूर्ववर्ती मीन्स आप इसके नाम से, जब भी कुछ आपको याद करना हो तो हमेशा इसके ट्राई करो कि इसके नाम से याद करो। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया होगा, एक संख्या दी होगी और पूछेंगे कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखो या इसकी परवर्ती संख्या लिखो। हाँ, तो पूर्ववर्ती का होता है कि उससे जस्ट पहले वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती, जैसे अगर मेरे पास 5 है, अगर मैं बोलूं कि 5 की पूर्ववर्ती कौन सी है तो 5 की पूर्ववर्ती होगी 4। अगर मैं बोलूं 5 की परवर्ती कौन सी है तो परवर्ती 6। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो संख्या है उस संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या है वो पूर्ववर्ती होगी और जस्ट आगे वाली संख्या है वो परवर्ती होगी। लेकिन ये भी अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि 5 से पहले बहुत सारे नंबर, 5 और 4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं और 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी प्राकृत संख्या में से एक घटाते हैं तो उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। ये सही है कि ये हमारी कोई संख्या है, इसमें से अगर हमने एक माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगी, पूर्ववर्ती मिल जाएगी, और अगर हमने एक प्लस किया तो हमें परवर्ती मिल जाएगी। दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर एक जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं और जिसे हम परवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। अगर आपको किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालने के दिया है तो आप निकाल लोगे आराम से। ये क्या बोलता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती। हाँ, ये देखो, ये मैंने वहां पे भी आपसे छुड़वाया था। इसमें क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। यस, प्राकृत संख्याएं देखो कौन सी होती है हमारे पास, प्राकृत संख्याएं हमारे पास कौन सी होती हैं, ये वाली होती है 1 2 3 4 5, यही है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। तो इसमें क्या बोला, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। हाँ, वन का परवर्ती क्या है 2, 2 का परवर्ती 3, 3 का परवर्ती 4, 4 का परवर्ती 5। तो सभी का होता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। एक को छोड़कर इसको छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती भी होता है। क्योंकि हम अगर एक को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक का अगर हम पूर्ववर्ती निकालें, पूर्ववर्ती कौन सा होता है, इससे पहले वाला, इसमें से -1 करने पर, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जो 0 है वो तो प्राकृत संख्या में आता नहीं है, 0 तो प्राकृत संख्या में आता नहीं है, प्राकृत संख्या में तो 1 से ही आता है। इसीलिए इसने बोला कि एक को छोड़ दो भाई, उसके बाद में जितनी भी प्राकृत संख्या है, 2 का पूर्ववर्ती भी है, 3 का पूर्ववर्ती भी है, 4 का पूर्ववर्ती भी है, 5 का, सिर्फ एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट इसको एक बार समझ लेना। स्टेटमेंट सही है, वाक्य सही है, लेकिन एक बार इसको समझ लेना। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जैसे इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या लिखा है, वैसे ही प्रत्येक पूर्ण संख्या भी बोल सकता है। ठीक है, अगर ये बोलता है, मान लो हम प्राकृत संख्या की जगह पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। हाँ, होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी क्या था, बस 0 ही तो आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही तो इंक्लूड करोगे आप उसके अंदर। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती तो होगा ही, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, हाँ होता है। अब बोलता है एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती। अब ये एक को छोड़कर नहीं बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, 0 को छोड़कर। इसके लिए स्टेटमेंट अगर बनेगा तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो 1 की जगह क्या आएगा, 0 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, बाकी सबका पूर्ववर्ती होगा। तो आप देख लेना किस समूह को बोला है और क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा उसको एक बार अच्छे से रीड करके फिर ही जो आंसर वाले ऑप्शंस होते हैं ABC, उनको टिक किया करो। अब हमारा आता है नेक्स्ट,
ओके, हाँ, अब पूर्ववर्ती से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम लोग कर लेते हैं। हाँ, और आप देखना कि जो आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यहाँ पे आए हुए क्वेश्चंस इस वाले जो वीडियो है इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सिर्फ क्वेश्चंस के लिए जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैं एक अलग से मैराथन क्लास लूंगी, जो 5, 6 और 7 आज के जितने की होगी, जिसमें अभी तक इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी के सभी मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, वो सिर्फ इसलिए लिए हैं कि आप लोगों को वो चीज, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप समझ सको उस चीज को। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये क्या बोल रहा है देखो। हजार, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999। देखो जो इसने लिखा है वो हम भी लिख लेते हैं। इसने बोला 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 1000 से पूर्व है तो एक कम, 1000 से एक कम कौन सा होता है, 9999, ये हो गया। अब ये बोल रहा है इसका पूर्ववर्ती, अब इसका पूर्ववर्ती कौन सा होगा, 9900 सॉरी 998, ये था हमारा 999, तो 999 का पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती कौन सा हुआ, एक और कम कर देते हैं तो 998 है। लेकिन इसने क्या कहा है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, पूर्ववर्ती कितना है, 998 है। ये 999 नहीं, आपका 998 होना चाहिए था, राइट। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का, 1000 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा, 999। पूर्ववर्ती मतलब इससे जस्ट पहला वाला नंबर निकालेंगे एक माइनस करके, तो 1000 में से एक माइनस किया 999 आ गया। पूर्ववर्ती का परवर्ती, अब इसका परवर्ती निकालते हैं। परवर्ती कैसे निकालेंगे, इसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 1000 बन गया। तो इसका परवर्ती 1001 है, नहीं, क्योंकि इसका परवर्ती तो कितना है, 1000 है भाई। आपने तो 1001 बोल दिया, तो आपने ये स्टेटमेंट भी गलत कर दिया। अब आपका ऑप्शन सी, 1000 के पूर्ववर्ती का, इसका पूर्ववर्ती कितना है, 999। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, इसका परवर्ती 1000, जो हमने ऊपर निकाला है, कितना आया था हमारा, 1000 आया था ना। ये बोलिए 1002 है, नहीं भाई 1002 नहीं है, हमारा तो 1000 ही आ रहा है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी, 1000 के परवर्ती, 1000 के परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती कितना होगा, 1001। 1000 का परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे वाला, +1 करने पे तो 1000 हो गया। का पूर्ववर्ती, अब इसका पूर्ववर्ती, इसका हमें पूर्ववर्ती निकालना, तो एक माइनस कर देंगे, तो इसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000। ये 1000 ही है क्या, हाँ 1000 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर हम साथ साथ नहीं लिखेंगे ना, हम सिर्फ पढ़ेंगे उसको, कि जैसे मैंने ए ऑप्शन पढ़ा, 1000 की पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी उसका आंसर सही नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि जब भी पढ़ते हो तो साथ साथ में वो क्या करवाता है वो करते जाओ। इसने बोला 1000 के पूर्ववर्ती, मैंने 1000 का पूर्ववर्ती निकाला, फिर उसने बोला उसका पूर्ववर्ती, फिर मैंने उसका पूर्ववर्ती निकाला, तो आंसर मेरे लिए इस सेंटेंस को सही है गलत है समझना मेरे लिए इजी हो गया। तो मैथ्स में यही है कि जो वो बोल रहा है, जो करने के लिए बोल रहा है, साथ साथ में करते जाओ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, और बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे बोला 3, 2, 7, 8, और फिर बोला कि इसका जो पूर्ववर्ती है, इसका जो पूर्ववर्ती है वो संख्या लिखो कौन सी, तो इसकी पूर्ववर्ती आप आराम से लिख दो। पूर्व मीन्स पहले वाला, पहले वाला मतलब इससे जो माइनस करने पे जो मिलेगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 3277। अगर परवर्ती निकाला है तो 3279, 3279। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार देखे हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखो। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। संख्या, ये एनसीईआरटी क्लास 4th में से लिया हुआ है, क्लास 4th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो रीट में आने के चांसेस बनते हैं।
संख्या कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैंने कॉमा लगा दिया, 3 के बाद में कॉमा लगा लिया। ये सैकड़ा वाली है तो ये हजार वाली है, तो 49,532 संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा। एक तो सन्निकट पूछा है, फिर पूछा हजारवा मान होगा। देखो सन्निकट का मान क्या होता है, पहले मैं आपको सन्निकट का मीनिंग समझा देती हूँ कि सन्निकट का मीनिंग क्या होता है। देखो सन्निकट के लिए क्या करते हैं, जैसे मेरा है 12, जैसे मैंने कहीं पे 12 लिखा हो, जो डेली लाइफ में हम काम में लेते हैं सन्निकट का मीनिंग, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 12 है, अगर आपको कोई बोले कि 12 का सन्निकट लिखो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, हमेशा ये करते हैं कि जो आगे वाला नंबर है, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना राउंड फिगर में लिखो, राउंड फिगर में लिखो, तो राउंड फिगर मतलब राउंड फिगर या तो 1 के आगे राउंड आए, या फिर 2 के आगे राउंड आए, या फिर 3 के आगे राउंड आए, जिसके भी आगे राउंड आए उस राउंड फिगर में लिखो। उसी राउंड फिगर को हम हिंदी में बोलते हैं सन्निकट। तो बोला कि 12 का सन्निकट लिखो, तो 12 का सन्निकट 10 होगा। अगर यहाँ पे बोला कि 16 लिखो, 16 का सन्निकट लिखो, तो 16 का सन्निकट 20 होगा। वो क्यों होगा, उसके लिए एक रूल डिफाइन है कि जैसे 1 से 10 तक नंबर यहाँ पे आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10। अगर देखो कोई भी संख्या है, अगर यहाँ पे हाफ हाफ होता है, इसका यहाँ पे हाफ हाफ होता है, अगर इनमें से कोई नंबर आ जाता है जो हम लास्ट अंक की बात कर रहे हैं, हम लास्ट अंक की बात कर रहे हैं, लास्ट अंक में अगर इनमें से कोई, जो पहला हाफ है, इसमें से अगर कोई संख्या आ जाती है, तो वो जो इसका दहाई वाला नंबर है वो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आगे वाला जो लास्ट वाला नंबर है, अगर वो इनमें से कोई आ जाता है, 6 7 8 9 10, इनमें से कोई आ जाता है, तो वो क्या होगा, इसका जो दहाई वाला है उसमें एक प्लस हो जाता है, मतलब आगे वाला आ जाता है, फिर आगे वाला काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 12 है, 12 है, तो यहाँ पे जो ये 2 आया है, ये तो हमारे इसी ग्रुप में से है, इसी ग्रुप में है, इसलिए इसका दहाई वैसा का वैसा रह गया, तो मैंने इसको सिर्फ 10 लिखा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो 6 है, ये 6 कौन से ग्रुप में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में से आ रहा है हमारे पास, तो ये जो है, ये इसका जो दाई वाला है, इसमें क्या होगा, 1 प्लस होगा, मीन्स ये आगे वाले में काउंट होगा, तो ये 20 वाले में काउंट होता है। इट मीन्स अगर ये इसके हाफ से पहले वाला नंबर आता है, लास्ट वाला, तो वो पहले वाले में काउंट होगा। अगर ये सेकेंड हाफ में से आता है, तो ये आगे वाले में काउंट होगा, आगे वाले 0 में काउंट होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज। अभी देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो था सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आता है इतने का सन्निकट हजारवा मान होगा। सन्निकट हजारवा मतलब ये इसकी बात कर रहा है, 9 की बात कर रहा है। हजारवा मतलब ये इसकी 49,000 है ना, मतलब 49,000, तो ये इसकी बात कर रहा है, मतलब ये 9 की बात कर रहा है, 49 की बात कर रहा है। आप इसकी बात करो, ये इसकी बात कर रहा है कि हमें राउंड फिगर जो करना है वो 9 के बाद में करना है। जैसे मैं यहाँ पे जो कर रही थी वो दहाई का सन्निकट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें किसका करना है, हजारवा, मतलब इसका हमें राउंड फिगर करना है। मतलब या तो हमारा 49,000 होगा, या हमारा 50,000 होगा, इन दोनों में से एक नंबर। इसका मीनिंग ये है, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सन्निकट हजारवा सन्निकट का मतलब होता है कि जो हजार वाली जो संख्या है, जो हजार वाली जो संख्या है उसके आगे 0 होने चाहिए, वो चाहे इसके आगे 0 हो जाए या फिर इसके आगे वाले के 0 हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब इन दोनों में से आने के लिए पहले वाला रूल ही लगेगा। देखो 49,532, ठीक है। अब 532 अगर 50,000 लाना है, हमें 49 के बाद में अगर 50,000 लाना है, तो 50,000 में कितने नंबर आते हैं, 1000 नंबर आ जाते हैं। उसमें से आधा कहां तक हो जाता है, 100 से लेके 500। देखो 100 अगर हम 100 में लिखें, 100 200 300 400 500 600 700 और ऐसे ही 1000, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगी कि इससे पहले वाला अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो पहले वाले में काउंट होगा, अगर इसके आगे वाला आ रहा है तो वो आगे वाले में काउंट होगा। इट मीन्स
49,000 के बाद में हमारा कितना आ रहा है 532, 32 तो चलो 532, मतलब 500 के आगे कुछ आ रहा है, 500 तक होता है, 500 तक होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 49,000 ही लिख देते। अगर ये मान लो यहाँ पे 500 होता ना, मान लो अगर ये संख्या ऐसे होती 49,500 और हमें 1000वां सन्निकट लिखना है तो हम इसको क्या लिखते, 49,000 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 49,501 भी हो जाता है, 501 भी हो जाता है तो ये किस में काउंट होगा, आगे वाले में काउंट होगा। ये कितना होगा 50,000 इसका सन्निकट होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ लो। हाँ, तो इसीलिए अगर हम इसका सन्निकट निकालते हैं, सन्निकट 1000वां मान निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, अभी आप लोग आंसर कर सकते हो मुझे, वो कितना हो जाएगा 500 के आगे 32 है तो इसीलिए इसका सन्निकट कितना हो जाएगा 50,000। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है हमारी भारतीय मुद्रा। हाँ, अब है हमारा लास्ट टॉपिक है भारतीय मुद्रा। देखो भारतीय मुद्रा वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय मुद्रा को हम किससे किससे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर हमें लिखना हो एक रुपया लिखना हो तो हम रुपया थोड़ी, उसके लिए एक सिंबल दिया होता है, जैसे डॉलर के लिए भी है, सभी के लिए सिंबल दिया होता है, वैसे ही अपने जो भारत की जो करेंसी है ना, भारत की जो मुद्रा है उसके लिए भी एक सिंबल दिया हुआ है। वो सिंबल क्या है कि हिंदी का आर लिखो, हिंदी का आर लिखो और ऊपर से उसको कट लगा दो। यही हमारे रुपीस का साइन होता है, हमारा सिंबल यही होता है। और इसके सॉरी आप हिंदी का आर लिखो और ऊपर से इसको कट लगा दो, यही होता है हमारी मुद्रा का साइन यही होता है, हमारी मुद्रा का साइन यही होता है। तो भारतीय रुपए का प्रतीक क्या है, आर लिखो और ऊपर से कट करो। ये जो सिंबल है ये एक सिंबल है, इसको डिजाइन किया गया था 2010 में, इसको डिजाइन किया गया था 2010 में और इसे डिजाइन करने वाले थे उदय कुमार जी, जो कि गुवाहाटी के निवासी हैं उन्होंने, और जो आईआईटी से पास आउट हैं। इन उदय कुमार जी ने, जो गुवाहाटी के रहने वाले हैं, 2010 में इस सिंबल को डिजाइन किया था कि हम अपनी भारतीय मुद्रा का सिंबल ये रख लेते हैं, भारतीय रुपए का। अब एक चीज तो देखने के लिए है, देखो अब 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का नोट भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा छपवाया जाता है और इस पर भारतीय सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट प्लस सिक्के, 1 रुपए का नोट और प्लस सिक्के, ये जो होते हैं ये कौन छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है। ये कौन छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है और इसके वित्त सचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। इन दो चीजों को छोड़ के, सिक्के हो और 1 रुपए का नोट हो, इन सभी को छोड़ के जो बाकी के जो नोट होते हैं, वो कौन छापता है, वो कहाँ छपते हैं, वो आरबीआई छापता है। हमारे अन्य सभी नोट जो होते हैं वो हमारा कौन छापता है, आरबीआई बैंक छापता है, ठीक है, वो हमारा लेता है आरबीआई बैंक। अन्य सभी नोटों की छपाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। इन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि इन नोटों के ऊपर किसके हस्ताक्षर, वैसे आप लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नोट छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक को है, आरबीआई को है, बाकी और कोई भी नोट छाप नहीं सकते। अब उसके लिए भी हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए। उस टॉपिक को मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमारे जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस है। वो तो थ्योरी है, वो तो आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक बार आप लोग देख लो, देखो ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है बट आई थिंक मैंने मिस किया कि मैंने उसका एग्जाम का नेम नहीं लिखा है, बट ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 25 पैसे के 10 सिक्कों के मूल्य के बराबर नहीं है। ये आप लोग पढ़ना मत भूल जाना, इसमें लिखा है नहीं है।
25 पैसे के 10 सिक्कों के मूल्य के बराबर नहीं है। वैसे तो इजी है, आप लोग कर लोगे, लेकिन कभी कभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। कर आप सभी लोग लोगे इसको, क्योंकि पैसे गिनना सभी को आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एक तरीका बता देती हूँ कि ऐसे गिनना जिससे गलतियां नहीं होंगी। तो 25 पैसे के 10 सिक्के, तो 25 पैसे के 10 सिक्के, कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। तो टोटल पैसे कितने हो गए? 250। 250 हमारे पास क्या हुए? पैसे हुए। अगर 250 पैसे हुए तो रुपए कितने हो गए? 2 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। 2 रुपए और 50 पैसे हो गए हमारे पास। ओके, अब हम नीचे देखते हैं कि किन किन को जोड़ने पर 2 रुपए और 50 पैसे बन रहे हैं। अगर 2 रुपए 50 पैसे से कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो वो हमारा इसके बराबर नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या बोलता है? 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के, ठीक है, 2 रुपए तो बन गए। 50 पैसे का 1 सिक्का, ठीक है, 50 पैसे का 1 सिक्का बन गया, तो ठीक है, ये तो इसके इक्वल है। बी बोल रहा है 1 रुपए का 1 सिक्का, 1 रुपए का 1 सिक्का, 1 सिक्का इधर, 1 रुपए इधर से बन गया, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, तो उसमें 1.5 रुपया बन गया, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्कों में कितना बन गया? 1.5 रुपया बन गया। 1 रुपया इधर बन गया और 1.5 इधर बन गया, तो हो गए 250, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला आता है 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 2 रुपए तो हमारे इधर बन गए। 25 पैसे के 2 सिक्के, तो ठीक है भाई, 50 पैसे इधर बन गए, तो 250 हो गए, ये भी सही है। अब आता है डी, 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए तो हमारे ये बन गए। 50 पैसे का 1 सिक्का, 50 पैसे, तो 2 रुपए 50 पैसे बन गए, तो बन गए हमारे। लेकिन फिर भी इसने आगे दिया हुआ प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का, नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसने क्या पूछा है कि मूल्यों के बराबर नहीं है। ये तो इसके मूल्यों के बराबर ही है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये हमारा बराबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा देख लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं इसका आपको। हाँ, ऐसे घुमा के भी देते हैं ये लोग। देखो, काफी बार क्या होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन नहीं, पहले पूरा पढ़ो। उसने क्या बोल रहा है? 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है, फिर ये दिया हुआ है, और फिर इसका क्वेश्चन ये है, आगे इसका रियल क्वेश्चन यहाँ पे आता है, उपयुक्त 4 में से गलत कौन सा है, इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। इसके मान के बराबर कौन सा है वो नहीं बताना है, हमें आंसर में वो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें जल्दबाजी मत करो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज आप लोग एड में लगाने में मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो देखो, 25 पैसे के 15 सिक्के, अब 25 पैसे के 15 सिक्के, 25 सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15 सिक्के हैं, कितने पैसे बन गए भाई इसके? हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो पहले पैसे निकालेंगे हम कि पैसे कितने बनते हैं। अगर हमें पैसे पता चल जाएंगे तो हम फिर कैलकुलेशन इजी होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास मनी कितनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर, जैसे आप करते हो वैसे ही करके देखते हैं। 25 गुणा 15, 5 पचम 25, 25 को 5 ऐसे लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ओके, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 7 और 3, मतलब 3.75, मतलब 375 पैसे हैं अपने पास। कितने हैं? 375 पैसे हैं। तो 375 पैसे हैं, तो 375 पैसे में कितने बन गए हमारे पास? 3 रुपए और 75 पैसे, 75 पैसे, ओके, 3 रुपए और 75 पैसे। इट मीन्स हमें क्या करना है? 3 रुपए और 75 पैसे। आपको सबसे पहले भारतीय मुद्रा का इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले आपको पैसे मनी कैलकुलेट करनी है कि इन सिक्कों से मनी कितनी बन रही है मेरे पास। जब मनी कैलकुलेट एक बार कर लेते हो तो आगे क्वेश्चन सोल्व करना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो 3 सिक्के तो यही बन गए, तो 3 रुपए यहाँ पे हो गए, 50 पैसे इधर हो गए और 25 पैसे इधर हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे कितने? 2 सिक्के, इसका मतलब 1 रुपया इधर बन गया, 4 रुपए हो गए और 25 पैसे, तो 4 रुपए 25 पैसे हो गए भाई। ये तो कितने हो गए?
₹4.25 हो गए, ठीक है। मान बढ़ा, इसके बराबर तो नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा तो ₹3.75। अब ये देखें, एक के दो सिक्के, ₹1 के दो सिक्के मतलब ₹2 इधर बन गए, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 बन गया, ₹1 और 50 पैसे बन गए, प्लस 25 पैसे का मतलब और 0.25 ये बन गया। तो ये हमारे कितना, 2, 3, ₹3.75, ₹3.75, ये तो ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट का देखते हैं, ₹1 के 3 सिक्के, तो ₹3 बन गए इधर, 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के तो कितने हो गए, 75 पैसे हो गए, तो ₹3.75, ठीक है, ये भी सही है हमारा। फोर्थ है, ₹1 के 3 सिक्के, तो मतलब ₹3 बन गए यहाँ पे, 50 पैसे का एक सिक्का, ठीक है, 50 पैसे बन गए यहाँ पे, 0.50 बन गए, 25 पैसे का एक सिक्का, तो 0.25 इधर बन गए, ठीक है। तो ₹3.75, ये भी ठीक है। तो इनमें गलत कौन सा हुआ हमारा, जो ये वाला है यही हमारा गलत हुआ, 1 वाला, आई वाला। तो उपयुक्त 4 में से गलत कौन सा है। अब देखो यहाँ पे काफी बार एग्जाम में क्या करता है, जैसे यहाँ पे तो इन्होंने दिया है उपयुक्त 4 में से गलत कौन सा है, इन्होंने तो हाँ, लेकिन इन्होंने भी देखो जो इनका सीक्वेंस है, जो इनका क्रम है, वो इन्होंने भी चेंज करके दिया है। काफी बार स्टूडेंट क्या सोचता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, नहीं, अच्छे से देखो, ए में 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर 2 है और फिर 4 है, तो इसमें से जो आपका गलत है आप उसी को टिक करो। इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हाँ, ये आया आर्टेट 2011 में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ओके, हाँ, तो आज तक की स्लाइड हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ये सभी टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आप सभी को थैंक यू।